अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी। पाकिस्तान लॉयर्स लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट कराची के सेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे वुमेन एंड लॉ के बारे में, जिसमें अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये बात चलती आ रही है कि औरतों को वकालत का पेशा ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसी के बारे में हम बात भी करेंगे और हम देखेंगे भी कि कैसे पहले ज़माने से लेकर अब तक ख़वातीन ने वकालत में कदम रखा और किस तरह से इन्होंने लोगों का नज़रिया बदलने की कोशिश की। जैसे हम सब जानते हैं कि कानून को हमेशा इंसाफ का सुतून भी समझा जाता है, लेकिन सदियों तक इसने निस्फ़ इंसानियत यानी औरतों को, ख़वातीन को, खातून को अपने दायरे से खारिज रखा। कोई एक चीज़ नहीं थी जिसमें औरतों को हक मिला हो। बहुत सी ऐसी तहरीकें चलाई गईं जिसके बाद अब जाकर कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है कि लोग औरतों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में भी अब लोग जो औरतें हैं वो ड्राइविंग करने पर आई हैं, ठीक है? इसी तरह वोट देने का हक भी कुछ टाइम पहले ही लोगों को मिला, जिनमें औरतें शामिल हैं। इसी में अगर हम आगे चलें तो खातून का कानून के मैदान में दाखिल होना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि कैसे एक औरत जो है वो दाखिल हो सकती है कानून में और कैसे वो अपने राइट्स को अचीव कर सकती है। इक्वल राइट, इक्वल जस्टिस, ये बहुत मुश्किल रहा है हमेशा औरतों के लिए। अगर इब्तदाई दौर को देखा जाए तो जिनमें ख़वातीन जो थी वो अदालतों में जाने से भी कतराती थी, और इसी से रिलेटेड आपने ये देखा होगा जो लोग प्रैक्टिसिंग है कि पर्दा नशीन औरत के लिए भी हमने हमारे इस्लाम के तहत हकूक रखे हुए हैं कि अगर वो अपना हक लेने पे आती है तो उसकी पर्दा नशीनी को भी मद्देनजर रखा जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो बहुत सी औरतें हैं, बहुत से जजेस हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि वो लीगल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपनी जो लॉ फर्म्स हैं उनको भी सँभाल रहे हैं, कुछ की कंपनीज़ हैं उनको भी सँभाल रहे हैं और एज़ जजेस भी वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मर्दों की इजारादारी की दुनिया में हम लोगों ने बहुत से ऐसे अचीवमेंट्स लिए हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो शायद 1 घंटा भी हमें कम पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि औरत के बारे में जब बात की जाए तो वो सिर्फ़ ये नहीं होती कि हम उन औरतों के बारे में बात करें जिनको राइट्स मिल गए हैं। जिनको तो राइट्स मिल गए हैं वो वेल एंड गुड, लेकिन उन औरतों की भी बात की जानी चाहिए जिनको अभी तक कभी राइट्स नहीं मिले। अभी भी ऐसे घर मौजूद हैं जिसमें औरत की पढ़ाई को लेकर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि जी क्यों? आगे चल के तो इसने शादी करनी है, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें आइन साज़ी, कानून साज़ी, इंसानी हकूक़, अदालती इस्लाहात, तो हमारी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत से हर्डल्स को और बहुत से बैरियर्स को तोड़ा है। 19वीं और 20वीं सदी के आगाज़ में पहली बार ख़वातीन ने इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1869 में
अरबेला मैन्सफील्ड अमेरिका में पहली खातून वकील बनी थी। उनके बाद इंडिया में कॉर्नेलिया सौरभ जी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की थी और वो बरतानवी हिंदुस्तान यानी जो बरसगीर था हमारा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से पहले जब आज़ादी के पहले की बात की जाए तो उस वक़्त एज़ लॉयर इन्होंने स्टेप लिया था। ये ख़वातीन सिर्फ़ अपने लिए नहीं लड़ी थीं, बल्कि उन्होंने हम जैसी लड़कियों के लिए आज जो मैं अगर यहाँ बैठकर आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, या ये सेशन दे रही हूँ या ये अवेयरनेस दे रही हूँ, तो ये वही स्टेप्स थे जो उन लड़कियों ने उठाए या उन औरतों ने उठाए, तो आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। और हमारे बहुत से आप कह लें कि मर्द हज़रात जो हमारे कलीग्स हैं, जो मेल लॉयर्स हैं, वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं कि जी मैडम आप यहाँ आकर बैठे। तो हमें अच्छा लगता है जब हमें एक ऐसी सीट मिलती है, एक ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट फ़ील करते हैं। प्रोटेक्शन अगर हम बात की जाए तो प्रोटेक्शन जेंडर बेस्ड नहीं होती। प्रोटेक्शन बच्चों के लिए भी इक्वल है, मर्दों के लिए भी इक्वल है और फीमेल्स के लिए तो है ही। बहुत से जो कानूनी पेशे में हमारे पास रुकावटें आती हैं, सबसे पहली ये कि लोगों की सोच को कैसे बदला जाए, घर वालों की सोच को कैसे बदला जाए। तो उसके लिए मैं हमेशा जब कंसल्टेंसी सेशन करती हूँ, तो मैं बच्चियों से यही कहती हूँ कि जब आप घर पे अपने राइट्स की बात कर रहे हो, तो अपनी आवाज़ को स्लो रखें, अपनी आवाज़ को डाउन रखें। जब आप आवाज़ ऊँची कर लेते हैं, तो फिर जो आपकी राइट्स की बात होती है या अगर आपके कुछ ऐसी बातें जो आप मनवा सकते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं। जैसे आप आवाज़ रेज़ कर लेंगे, शाउट करेंगे, तो अगला भी आपको रिएक्शन देगा। तो हमेशा से यही कहा जाता है कि सुनने में भी हमेशा यही आता है, आप कहीं पर भी बैठकर बात करें, तो औरतें भी अक्सर यही बात कर रही होती हैं कि जब तक औरत की आवाज़ बुलंद नहीं होती, तब तक आपकी बातें मान भी ली जाती हैं। चाहे आप प्यार से मनवा लें, चाहे थोड़ा गुस्सा करके मनवा लें। लेकिन कहते हैं ना कि ज़ुबान आपको तख्त पे बिठाती भी है और तख्त से उतारती भी है। तो यहाँ पर वही बात की जाएगी कि अपने घर में जब आप स्कूल, कॉलेज या किसी भी प्रोफ़ेशन में जाने की ज़िद करेंगे तो डेफ़िनेटली रिएक्शन आएगा। लेकिन जब आप अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में रखेंगे, तो मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी बात को रद्द करेगा और आपका साथ नहीं देगा। इसी तरह इन औरतों ने भी किया होगा जिनके हमने नाम लिए, जिनमें अर्बेला मैन्सफ़ील्ड भी शामिल हैं और कॉर्नेलिया सौरभ जी भी शामिल हैं। इसी के साथ क्योंकि हमारा लॉ जो है वो यूके बेस्ड है, वो लोग कुछ लॉ छोड़ कर गए थे जिसको हमने फिर अमेंडमेंट्स की अपने इस्लाम के साथ, अपने आइडियोलॉजी के साथ और अपने प्रेफ़ेस के साथ थोड़ा चेंज करके कुछ अपने लॉज़ के हिसाब से बनाया। तो उसी के साथ अगर हम यूके के बारे में बात करें, तो हेलेना नॉर्मेंटन जिन्होंने वकालत में कदम रखा था, यही वो औरतें थीं जो हमारे लिए ये फ़ील्ड वास्ट कर गईं, ठीक है? उन्होंने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ कर दी। हाँ, हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन औरतों का नाम ऐड कर सकते हैं, कि वो भी तो कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? या उन्होंने भी तो बैरियर्स तोड़े थे, तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते? एक आइडियल, ठीक है? तो इसी में अगर हम देखें, तो सिर्फ़ हम लोग स्कूल कॉलेजेस में ही नहीं,
अपने घरों में, अपने फर्म्स में, अपने डिपार्टमेंट्स में, वर्क प्लेस पे बहुत सारी जो हम चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हम डिस्कस भी नहीं कर पाते, ना घर वालों से, ना बाहर वालों से। हम लोग खुद उनके साथ लड़ते हैं, खुद उनके साथ देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास आती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, ग्लास सीलिंग, हैरेसमेंट। हैरेसमेंट तो क्योंकि आजकल सीसीडी बहुत एक्टिव है, आप देख सकते हैं कि हैरेसमेंट किस-किस तरह से की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी म्यूचुअल हैरेसमेंट की। एक होती है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आजकल हो रही है म्यूचुअल हैरेसमेंट। कि मतलब एक-दूसरे को हम इतना हक दे देते हैं कि अगला हमारे साथ जुगतबाज़ी भी कर रहा है, अगला हमारे साथ डबल मीनिंग जोक्स भी कर रहा है और उसके बाद कुछ ऐसी हरकत-ओ-सकनात भी हैं जिन्हें हम नाज़ेबा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या आ जाता है जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसी को देखते हुए मैं थोड़ा-सा इस पॉइंट को हाइलाइट करूँगी कि माँ-बाप जब घर से बच्चों को भेजते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये समझते हैं कि जी हमारा बेटा तो वकील बन गया या हमारी बेटी वकील बन गई है तो वो काम पर गए हैं। लेकिन बहुत से हमारे ही प्रोफ़ेशन में फ्लॉज़ भी आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। नो डाउट हैरेसमेंट लड़कियों की भी होती है, हैरेसमेंट लड़कों के साथ भी होती है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो वहाँ पर बहुत सी लिमिटेशंस को क्रॉस कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मर्दों को हक ज़रूर दिया हुआ है 4 शादियों का, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हक नहीं दिया कि आप किसी एक के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड करके किसी दूसरे के साथ शादी करें, ठीक है? क्योंकि हरासगी, पेशा वराना अदम एहतराम और अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी ख़वातीन की कारकर्दगी पे असर डालता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारी बैलेंस्ड लाइफ़ प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर हावी हो जाती है। बैलेंस्ड लाइफ़ मतलब हमारी वो बहनें, हमारी वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं, घर की लाइफ़ को बैलेंस करते-करते उनका अपना लॉ का प्रोफ़ेशन कहीं बीच में दब के रह जाता है। और हमारे यहाँ पे क्योंकि हम एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारे यहाँ पे एक बड़ी थॉट कि तुम ऑफ़िस में जाके करती ही क्या हो? क्या ही काम होता होगा ऑफ़िस में तुम्हें, ठीक है? तो हमारे सिर्फ़ घर में नहीं, मतलब कि सास-ससुर नहीं, हमारे कई मर्द हज़रात जो ख़ावंद के ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, वो भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तुमने सारा दिन किया ही क्या है? तो उसको देखते हुए भी अगर हम कहें तो हमारी बहुत सी लेडी लॉयर्स जो ऐसी हैं, जो अच्छा काम कर सकती हैं, अगर उनके साथ ड्यूटीज़ बाँट ली जाए, अगर उनको मेड प्रोवाइड कर दी जाए, अगर उनके बच्चों के लिए नैनी प्रोवाइड कर, तो बहुत सी चीज़ों पर हम लोग अ, आगे जाकर काम कर सकते हैं। सिर्फ़ कचहरी में बैठना नहीं, चैम्बर्स में बैठना नहीं, अदालतों में बैठना नहीं, बल्कि बहुत सी लेडी लॉयर्स जो लॉ फ़र्म्स जॉइन कर सकती हैं। अपने बच्चों के लिए एक बैलेंस्ड फ्यूचर देखती हैं, उसमें आपके साथ हाथ भी बटा सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ बात ये आ जाती है कि कौन हमारा साथ देगा, ठीक है? बहुत सी राहें हमारे लिए ऑलरेडी हमवार कर दी गई हैं। बहुत से हमारे यहाँ पर ऐसे नाम भी मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कराची बार एसोसिएशन में, लाहौर बार एसोसिएशन में, इस्लामाबाद में, तो हमारी बहुत सी लेडी लॉयर्स आज भी किसी न किसी जगह पर स्टैंड करके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मनवा रही हैं। लेकिन अगर साथ ही देखा जाए वर्क रिलेटेड, तो लड़कियों के पास जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं, उनके पास काम कम होता है और मेल लॉयर्स के पास काम ज़्यादा होता है। और बहुत सी ऐसी लेडी लॉयर्स भी हैं,
जिनके साथ जो अगर किसी चैम्बर में काम कर रही हैं, किसी सर के अंडर काम कर रही हैं, किसी सीनियर के साथ काम कर रही हैं, तो उनकी खुद की क्वालिटीज़ दब के रह जाती हैं, उनके सीनियर्स की क्वालिटीज़ ऊपर आती जाती हैं। फाइल प्रिपेयर कर रही होंगी, सूट प्रिपेयर कर रही होंगी, उसके अलावा जो कमीशन बेस्ड काम होते हैं वो कर रही होंगी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी खुद की आइडेंटिटी दब के रह जाती है। सिर्फ़ हमारे साथ एक यही चीज़ नहीं बल्कि जो जेंडर पे गैप होता है, आप में से बहुत से लोग समझते होंगे जेंडर पे गैप क्या होता है? तनख्वाहों में फ़र्क, ठीक है? अव्वल तो हमारे यहाँ पे जितने भी जूनियर वुकला बैठे हुए हैं, किसी को पे नहीं किया जाता, लेकिन काम पूरा लिया जाता है। सुबह 7 बजे से आकर आपने 4 से 5 बजे तक ऑफ़िस में बैठना है और उसके बाद आपने इवनिंग ऑफ़िस भी जॉइन करना है। लेकिन पेट्रोल भी आप खुद से डलवा रहे हैं, खाना-पीना भी आप खुद से कर रहे हैं, पे भी आपको नहीं मिल रही। तो ये एक अलमिया के तौर पे हम इसको ले सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ये बहुत कम ऐसे सीनियर्स हैं जो अपने जूनियर एसोसिएट्स को पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल लीगल परफॉर्मिंग एम्पावरिंग वुमेन। बहुत से यहाँ पर हमारे लिए कानूनी इक़दामात किए गए जिसमें सबसे बड़ा हमारे पास सीडा है, यूएन इनिशिएटिव है। अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन जिसको हम सीडा भी कहते हैं, ख़वातीन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में संग मील की हैसियत रखता है। और इसी के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक में बराबरी की तनख्वाह भी दी जाती है, हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है और मसावी मौक़े भी फ़राहम किए जाते हैं। अगर मैं इन्हीं में ही नाम गिनवाना शुरू करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है रवांडा, न्यूज़ीलैंड और कनाडा। ये वो ममालिक हैं जो ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए कोटा सिस्टम भी देते हैं, ठीक है? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी सिर्फ़ एज रिलैक्सेशन तक हमें एक कोटा सिस्टम आप कहें कोटा सिस्टम तो ख़ैर नहीं उसको एज रिलैक्सेशन सिस्टम ही कहा जाएगा। बट उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि बहुत सी ऐसी लॉयर्स होती हैं जो शादी कर चुकी होती हैं और प्रोफ़ेशन को टाइम नहीं दे पा रही होती। और क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, तो डिफ़रेंट तरह के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें देखा जाए तो 7 इयर्स की प्रैक्टिस की डिमांड होती है, 10 इयर्स की प्रैक्टिस की डिमांड होती है। अब बहुत सी फीमेल लॉयर्स हैं, जिनकी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बहुत कम लॉयर्स को, लेडी लॉयर्स को हाई कोर्ट में परफ़ॉर्म करने का मौका मिलता है। बहुत कम ऐसी लॉयर्स होती हैं, जिनके पास ये मौका होता है कि वो हाई कोर्ट में जाके परफ़ॉर्म कर सकें। अगर तो वो अपने किसी ऐसे सीनियर के साथ हैं, जिनकी प्रैक्टिस को 10, 15, 20, 25 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है? तो फिर तो उनके पास मौका होता है कि वो जाकर हाई कोर्ट में अपीयरेंस दे सकें। और जो लेडी लॉयर्स 30 से 45 इयर्स के प्रोफ़ेशन में रहते हुए एक ऐसे मेल लॉयर के साथ काम कर रहे हैं जिसको एक वाइड रेंज ऑफ लॉयर्स जानती है। तो उनके लिए या तो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस हाई कोर्ट अपीयरेंस रहती है। लेकिन वो भी सम टाइम ऐसा होता है कि कभी वो जा सकती हैं, कभी वो नहीं जा सकती। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज़ करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर कोई अथॉरिटी हमें सुन रही है, तो जो 7 इयर्स की प्रैक्टिस फीमेल्स के लिए माँगी जाती है, स्पेशली हाई कोर्ट की, या जो 10 इयर्स की प्रैक्टिस फीमेल्स के लिए माँगी जाती है हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो उस पे थोड़ी-सी नरमी की जाए, ताकि जो लेडी लॉयर्स जिनके पास कोई रिट, कोई अपील, कोई इस तरह की अ,
केसेस नहीं है जो वो हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर अप्लाई कर सके। बहुत सी लेडी लॉयर्स सिर्फ इस वजह से रह जाती हैं कि उनके पास हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता, और हाई कोर्ट पे जाने के लिए आपके पास किसी केस का होना ज़रूरी है, बगैर केस के तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? ये एक हमारे हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ का प्रॉब्लम है। लेकिन जो लड़कियाँ इस वक़्त इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में और डिफरेंट बिग सिटीज़ में काम कर रही हैं एज़ लॉयर, तो उनके लिए हाई कोर्ट कोई हवा नहीं है, क्योंकि उनका आना-जाना लगा रहता है। वो सीनियर के बिहाफ़ पे भी पेश हो रही हैं, वो सीनियर्स के साथ भी पेश हो रही हैं, और उन्हें प्रमोशन भी मिलता रहता है। प्रमोशन से मुराद ये है कि डिफरेंट लोग उन्हें जान लेते हैं। आप रीडर्स के साथ आप बातचीत कर लेते हैं, आप स्टेनोज़ के साथ बातचीत कर लेते हैं, आप डिफरेंट लॉयर्स के साथ बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की फीमेल लॉयर्स रह जाती हैं, वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं करवा पाती। इसके अलावा अगर हम यूएनओ के बारे में बात करें, तो उनकी जो कन्वेंशन रही है, सीडा लॉ है, ठीक है? ये वुमेन्स के लिए काफ़ी काम करता है इंटरनेशनल बेस पे, और बहुत सी वुमेन्स इसका पार्ट भी हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं। तनख्वाह की जैसे मैंने बात की कि बहुत से कंट्रीज़ अब तनख्वाह पे भी काम करवा रहे हैं। मतलब बहुत से सीनियर लॉयर्स हैं, वो पे भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस स्टेप को नहीं देखा गया। अभी यहाँ तक बात नहीं आई। अगर हम इन 3 लेडी लॉयर्स के बारे में जिनके हमने नाम मेंशन किए थे, मैं अगेन बता देती हूँ, जिन्होंने भी हमें जॉइन किया है। अमेरिका में 1869 अर्बेला मैन्सफील्ड पहली खातून वकील थी। इंडिया में इंडिया की अगर हम बात करें तो बरतानवी हिंदुस्तान था, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो कॉर्नेलिया सौरभ जी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की थी, और इसी के साथ लंदन, बरतानिया, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, हेलेना नॉर्मेंटन, जिन्होंने खवातीन के लिए राहें हमवार की कि वो कानून के शोबे में कदम रख सकें। इन औरतों ने बहुत से तारीखी फैसले भी दिए, जो हमारी एक मैन पावर है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भी चला। बहुत से ताने भी सुने होंगे, और जो हमारी बैन अवी अदालत इंसाफ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर भी बहुत सी खातून लॉयर्स ने काम भी किया। आईनी इस्लाहात में तरमीम करवाई, इंसानी हकूक, ख़ास तौर पे विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, विमेन लीगल एजुकेशन, बार कौंसल्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, फीमेल्स को प्रमोट किया, फीमेल्स को आगे लेकर आई। यहाँ तक कि अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान के बारे में, तो जस्टिस आयशा, जब उनकी तैनाती की बात आ रही थी, तो बहुत सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना झंडा लहराया एज जस्टिस। इसी के साथ मैं कुछ और नाम ऐड करना चाहूंगी, जिनमें हमारे पास कुछ जजेस रहे और कुछ जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं वो भी रहीं। जस्टिस रुथ बैदर गिन्सबर्ग अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज थी, और इन्होंने बहुत से तारीखी फैसले दिए जो जेंडर बेस्ड थे।
जेंडर बेस से मुराद ये कि जैसे मैंने अभी कहा है कि हैरेसमेंट जेंडर बेस्ड नहीं होती। मतलब कि एक एक ही जेंडर के लिए वो मुख्तस नहीं है हैरेसमेंट। हैरेसमेंट मर्दों के साथ भी हो रही है, बच्चों के साथ भी हो रही है, बूढ़ों के साथ भी हो रही है। हर वो इंसान जिसकी ख्वाहिश के बगैर उसको अप्रोच किया जाए, वो हैरेसमेंट में आती है, ठीक है? उसके साथ हैरेसमेंट होती है। बहुत सी ऐसी जजेस रही हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत से अच्छे-अच्छे हमारे लिए केस लॉज़ भी दिए हैं और ऑर्डर्स भी दिए हैं, जजमेंट्स भी पास किए हैं, जिनमें हमारे पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज रुथ बैडर गिन्सबर्ग का नाम आता है। इसी के साथ गैम्बिया की अगर पहली खातून चीफ प्रोसिक्यूटर का मैं नाम लूँ तो उनमें आएगा फातो बेंसोदा, जिन्होंने जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया, ठीक है? गैम्बिया जिसकी चीफ प्रोसिक्यूटर थी फातो बेंसोदा, उन्होंने जंगी मुजरिमों के खिलाफ उनके हक में केसेस लड़े और उन्हें इंसाफ दिलाया। नेक्स्ट हमारे पास आसमा जहांगीर, जो हमारे पाकिस्तान का एक रोशन नाम है। एक आप इसको कह सकते हैं कि हर लेडी लॉयर चाहती है कि वो आसमा जहांगीर जैसी बने। उनकी जुर्रत, उनका हौसला, उनके एक चार्म तक पहुँचते-पहुँचते शायद हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उनको चेंज करना, उनकी सोच को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उस वक़्त उसको चेंज किया जब 90s का दौर था। 90s के दौर में उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने फीमेल्स के लिए स्टैंड लिया, उन्होंने सिर्फ़ वुमेन्स को नहीं, मेन्स को भी प्रोटेक्ट किया। उनका केस आपको याद होगा, जो लॉ गेट में भी हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने अपने फादर के लिए केस लड़ा था और वहीं से उनका रोल एज़ लॉयर स्टार्ट हुआ था। जिनकी बात मैंने की, सिंबल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड लीगल इंटेलेक्ट, रुथ बेंडर ग्रीन्सबाउग। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं के फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करें और उन्हीं के साथ चलें। आप अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन का ये होता है कि जी हमारे तो घर वाले परमिशन नहीं देते, हमारे घर वाले इजाज़त नहीं देते। आपके घर वाले गलत नहीं करते, वो आपका अच्छा सोचते हैं। लेकिन जिस प्रोफ़ेशन में आप बैठे हुए हैं, उसको देखते हुए उनका माइंडसेट ये होता है कि जी ये प्रोफ़ेशन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो वो ऑडियंस जो मुझे अभी देख रही है या हमारा लेक्चर देख रही है या अगर आप हमें सुन रहे हैं सिर्फ़, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ लॉ प्रोफ़ेशन ही लड़कियों के लिए गलत नहीं है। हर वो प्रोफ़ेशन जहाँ पर लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसे अप्रोच किया जाए, वो गलत है। फिर चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, नर्सिंग हो या और कोई भी प्रोफ़ेशन हो। आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें और बच्चे का काम है कि आपके ट्रस्ट को वो सही साबित करे, ठीक है? बहुत से बच्चे हम देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ एज़ प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो बहुत सी लड़कियाँ अपने लिमिट्स भी क्रॉस कर रही होती हैं। लेकिन इसमें माँ-बाप का कसूर नहीं है। सबसे पहली बात जाकर आती है माँ-बाप ने क्या सिखाया है। माँ-बाप ने जो सिखाना था वो 18 साल तक सिखा दिया। शनाख्ती कार्ड आपका बन जाता है 18 साल तक। इसका मतलब ये है कि अब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। माँ-बाप ने जो सिखाना था वो 18 साल तक आप लोगों को सिखा दिया गया। अब आपने इम्प्लीमेंट क्या करना है, एक्ट क्या करना है, रिएक्ट क्या करना है, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है।
ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि 25 साल की, 35 साल की, 45 साल की लड़की, खातून या औरत उसके गुनाहों का बोझ ढोते फिरें, ठीक है? अगर कोई लड़की गलत काम कर रही है, किसी प्रोफ़ेशन में रहते हुए, उसी प्रोफ़ेशन के किसी ऐसे पर्सन के साथ जो मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में इन्वॉल्व है, तो इसमें माँ-बाप का कसूर नहीं है। इसमें सिर्फ़ उस लड़की का या उस लड़के का कसूर है, जो माँ-बाप के ट्रस्ट को तोड़ता है। माँ-बाप का सिखाया हुआ 18 साल तक हो गया। हाँ, ज़िम्मेदारी हम उनके ज़रूर होते हैं जब तक हम ज़िंदा हैं, क्योंकि माँ-बाप के लिए तो हम बच्चे ही रहते हैं ना। तो इन्हीं चीज़ों को कुछ देखें, कुछ समझें, कुछ सोचें और उसके बाद अपने लिए और साथ-साथ अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी रास्ता क्लियर रखें। कि आपको ये ना कहना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि आज हम इस प्रोफ़ेशन में हैं, हमारे बच्चे को इस प्रोफ़ेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपना एक पॉज़िटिव ट्रैक रखा है, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि आपके पास सेकंड थॉट आएगा कि मेरा बच्चा इस प्रोफ़ेशन में आएगा या नहीं आएगा। फिर तो आप क्लियर कट कहेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा इसी प्रोफ़ेशन में आएगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पर एक पॉज़िटिव इमेज बनाया है। जब आपका खुद का पॉज़िटिव इमेज होगा तो डेफ़िनिटली आप दूसरों को भी अपने प्रोफ़ेशन में आने की दावत देंगे। जब आपका खुद का ही पॉज़िटिव इमेज नहीं होगा, नेगेटिव इमेज होगा, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि किसी और का बच्चा या आपका खुद का बच्चा सेम प्रोफ़ेशन में आए? जैसे माज़रत के साथ लेकिन अक्सर हमने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को देखा है या गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स को देखा है, वो अपने बच्चे अपने ही स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, वो प्राइवेट में या किसी ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अगर आप खुद एक अच्छा इमेज नहीं रखेंगे तो डेफ़िनिटली आप किसी के लिए भी एक पॉज़िटिव ट्रैक नहीं रख सकते। रीजनल पर्सपेक्टिव पे आते हैं, वुमेन इन लॉ इन पाकिस्तान। सबसे पहले एवोल्यूशन पे बात करते हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तानी कोर्ट्स। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद से हमारी लेडी लॉयर्स ने, वुमेन लॉयर्स ने कानून में कदम रखना शुरू कर दिया था। उनके खिलाफ समाजी मुखालफत भी हुई, हैरेसगी भी हुई, गैर मसावी मौक़े भी उन्हें फेस करने पड़े, बैकलैश भी फेस करना पड़ा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे आप फैमिलीज़ पे चले जाते हैं या पर्सनल जिनको हम ज़ातियात भी कहते हैं, उन पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कौन से नाम आते हैं, जस्टिस आयशा मलिक, ताहिरा अब्दुल्ला और आसमा जहांगीर। ये अभी की जो रिसेंट नेम्स हैं, अगर हम इनसे पहले जाएँ तो इनसे पहले भी बहुत से नाम हम गिनना शुरू करें तो शायद हमारा या सेशन जो 1 घंटे का है वो खत्म हो जाए लेकिन हमारे पास नाम खत्म ना हो। ठीक है? जस्टिस आयशा मलिक बतौर खातून जज बराए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एक तारीखी लम्हा था उनके लिए, पूरी वुमेन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और क्योंकि हम लोग भी अभी प्रोफेशन में हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जज आई हैं। आसमा जहांगीर के बारे पे मैं बात कर चुकी हूँ। उनकी जर्नी आप टीवी पे भी देखते रहे हैं और जो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं, वो भी उन्हें जानते थे और जो लोग अभी उनके ग्रुप से वाबस्ता है, वो लोग भी जानते हैं कि किस तरह का उनका टेन्योर रहा है। ताहिरा अब्दुल्ला और दीगर खवातीन ने भी अदालतों और समाजी तंजीमों के ज़रिए कानून को आम आदमी और औरत तक पहुँचाया। सिर्फ़ औरत और आदमी की बात नहीं है, बच्चों के भी बहुत से ऐसे
काम उन्होंने किए जिसमें आप कह सकते हैं उनको अगवा कर लिया जाता है या बच्चों के साथ गलत कारियाँ करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के केसेस में एनजीओज़ के साथ मिलकर भी बहुत से काम किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हमेशा से फैमिलीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क रहा है कि हम अपनी बच्ची वकालत में क्यों भेजें? क्योंकि ये पेशा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो आज जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अपने बच्चे पर ट्रस्ट करें, उसके लिए रास्ता खोलें, उसको जाने दें, काम करने दें। कुछ नहीं होता, हमारे प्रोफ़ेशन में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जब तक इंसान खुद ठीक है। जब आप खुद ठीक रहेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा, चाहे वो 50 साल का भी हो जाए। तो उनको थोड़ी-सी हिम्मत करनी चाहिए, वो बच्चियाँ जो अ, बड़े सिटीज़ से नहीं हैं, गाँव से बिलॉन्ग करती हैं या छोटे सिटीज़ से बिलॉन्ग करती हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो आगे चल के नाम बना सकती हैं, एक अच्छी वकील बन सकती हैं, एक अच्छी जज बन सकती हैं, ठीक है? तो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें। बाकी प्रोफ़ेशंस में ऊँच-नीच चलती रहती है, लेकिन सिर्फ़ ये है कि अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे इन लेडीज़ का नहीं रोक पाया। इन लेडीज़ के रास्ते में तो मर्द हज़रात भी आके खड़े हुए तो वो लड़ गईं, कि जब हम सही हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। हर जगह उन्होंने अपने आप को मनवाया। इसी तरह अगर आप बार कौंसल्स की बात करें, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार कौंसल्स हैं, वहाँ पर बहुत सी लेडी लॉयर्स हैं जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी पंजाब बार कौंसिल के जो इलेक्शंस हुए हैं, इसमें भी लेडी लॉयर्स ने पार्टिसिपेट किया है एज़ कैंडिडेट। और जो बाकी बार कौंसल्स हैं, सिंध की, बलूचिस्तान की या केपीके की, वहाँ पर भी डेफ़िनिटली लेडी लॉयर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिर्फ़ आप लोग, अगर मैं बात करूँ कि लॉ के हवाले से, तो आप सिर्फ़ वकील नहीं रह सकते, आप सिर्फ़ जज नहीं रह सकते, आप एज़ मेंटर भी काम कर सकते हैं। अगर आप फ़ील्ड में जाकर काम नहीं करना चाहते और आपको लाइसेंस मिल चुका है सिविल कोर्ट्स का और आप प्रोफ़ेशन में रहकर नहीं चलना चाहते, तो आप मेंटोर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। आप किसी कंपनी को जॉइन कर सकते हैं एज़ लीगल एडवाइज़र, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करती हैं एज़ लीगल मेंटोर, एज़ लीगल एजुकेटर, एज़ लीगल ट्यूटर, एज़ लीगल लेक्चरर, तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में या अपनी बिरादरी में ज़बरदस्ती ये कहें कि जी मैंने अब एलएलबी कर लिया है, मैंने तो कचहरी जाना ही जाना है। आपके पास अभी स्पेस नहीं है, आपको भी परमिशन नहीं है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने लड़ाई-झगड़ा ही करना है। आप चीज़ों को तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपना काम शुरू करें। अब तो खैर फ्रीलांसिंग में भी लीगल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसपे भी आपने हमारा देखा होगा कि मैंने एक सेशन रखा है जिसमें हम एआई के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे लीगल प्रोफ़ेशन को इंटरनेशनल लेवल तक एज़ फ्रीलांसर पहुँचाया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कचहरी जाकर एज़ लॉयर ही काम करना है या आपने जज ही बनना है। अगर आप बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस कर रहे हैं और आपके हालात ऐसे नहीं हैं कि आप कचहरी जाकर सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक वहाँ बैठें, तो कोई नहीं, आप अपना ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको रिश्ते खुद ब खुद मिलते जाएँगे, ठीक है? आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, बराबरी की यहाँ मैं बात करूँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे पास जहाँ पर हमारे पास बराबरी नहीं हो सकती। समहाउ फीमेल्स खुद भी बराबरी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन पे ज़िम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं और जो फीमेल्स शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं,
उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं आज हमारे घर पे ये है इसलिए हम ऑफ़िस नहीं जा रहे, या आज कुछ और हो गया है तो इसलिए हम ऑफ़िस नहीं जा रहे। तो इस बेस को भी अगर हम देखा जाए तो बराबरी नहीं ली जा सकती, क्योंकि मर्द हज़रात तो बच्चे सँभालने से रहे। उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चों का काम है वो सब माँ ही करे, हम लोग कुछ मत करें। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी बराबरी अगर हम देखें तो यहाँ हमें नहीं मिल सकती, या हम समहाउ खुद भी नहीं लेना चाहते, ताकि हम घर को और फैमिली लाइफ़ को बैलेंस कर सकें। इसी में हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर लॉ एंड जस्टिस में हमारे पास क्या है, फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी है, जेंडर सेंसिटिव लेंस है, वुमेन लेड एडवोकेसी है, वायलेंस, डोमेस्टिक, इनहेरिटेंस, वर्कप्लेस हैरेसमेंट, ये हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? फ्यूचर पाथवेज़ मैंने आपसे शेयर की हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मेंटरशिप में जा सकते हैं, ट्रेनर्स में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, और इसके अलावा आप एजुकेशन में जा सकते हैं, एज़ लेक्चरर जा सकते हैं। हमने पंजाबी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, हमारे पास फीमेल टीचर्स भी थीं। उन्होंने टीचिंग का प्रोफ़ेशन चूज़ किया, उन्होंने एडवोकेसी चूज़ नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एलएलबी ज़ाया हो गया, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं ना, आप एलएलबी करके ये कर रही हैं, आपको तो वकालत करनी चाहिए थी। देखिए, जब 2 बहन-भाई एक जैसे नहीं हो सकते, उनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, तो उनकी लाइफ़ कैसे एक हो सकती है? तो इसी तरह अगर हम मर्द और ख़वातीन की बात करें, तो मर्द और ख़वातीन हाँ, समहाउ बराबर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ख़वातीन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बहुत सी ख़वातीन इंट्रोवर्ट होती हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर पाती, कम्युनिकेट नहीं कर पाती, क्लाइंट से डील नहीं कर पाती, तो उसके लिए उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, जो मर्द हज़रात के पास होता है, ठीक है? और बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं, जो बातचीत तो कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें केस डील करना नहीं आ रहा होता, तो वो फिर हेल्प आउट लेते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि जब आप आवाज़ ऊँची कर लेते हैं, तो आपकी बात चाहे सच्ची क्यों ना हो, उसका वज़न ख़त्म हो जाता है। जब आप अपने पॉइंट्स को लॉजिकल वे में धीमी आवाज़ में भी बताएँगे ना, तो आपकी आवाज़ में पावर होगी। हाँ, हमने बहुत से जो हमारे तकरीर करने वाले लोग होते हैं, स्पीच करने वाले लोग होते हैं, उन्हें देखा, हमने अपने इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को देखा, वो वॉइस रेज़ करते हैं। वो एक तरीक़ाकार होता है स्पीच देने का, लेकिन उसको घरों में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? आप घर में जितना सॉफ्ट वे में बात करेंगे, आपकी बात को उतनी ही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है? तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने मुस्तकबिल को सँवारें। कानून में बराबरी ज़रूर हो सकती है, उसमें हैरेसमेंट ख़त्म कर दी जाए, उसमें म्यूचुअल हैरेसमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नाम पे ख़त्म कर दी जाए, और अंडर द टेबल जो हम काम कर रहे होते हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। पे मिलनी चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम लेकर आएँगे, तो बहुत सी चीज़ें जो अभी हमारी लेडी लॉयर्स फेस कर रही हैं, वो बेहतर होती जाएँगी, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम देखें तो जिस तरह से केसेज़ लेडी लॉयर्स के पास नहीं आ रहे होते, उसमें ये है कि इस सेशन के ज़रिए हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ उन क्लाइंट से जिनके केसेस चल रहे हैं, आप लेडी लॉयर्स पे ट्रस्ट करके देखें, वो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। और जो बिल्कुल ही न्यू लॉयर्स होती हैं, वो जी जान लगाकर काम करती हैं, क्योंकि उनके स्टार्टिंग के केसेस होते हैं। जब उनके स्टार्टिंग के केसेस होते हैं, तो डेफ़िनिटली वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। इसी तरह जब हम देखते हैं कि बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, चली जाती हैं, छोड़ जाती हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हमें काम नहीं मिल रहा।
तो सिर्फ एक काम नहीं होता कि आपने कोर्ट में जाकर ही खड़ा होना है, कोर्ट में जाकर ही प्रेजेंट करना है, तो तभी आप लॉयर कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कमीशंस पे काम करें, आप फाइल प्रिपेयर करें, आप सूट्स लिखें, आप आर्टिकल्स लिखें, आप एजुकेशन में आ जाएं। बहुत से आपके पास वेज है अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो। अगर आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर्स से समझें। अगर फिर भी आपको कोई हर्डल आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है, तो आप इंटरनेट से हेल्प लें। आपके पास आजकल तो एआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम एआई पहले टॉपिक में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक एक जगह बैठकर पहुंचा सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आज इसको लेक्चर को फिनिश करती हूँ। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, तो प्लीज़ आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज है मेरे पास आसिफा। Ma'am, I'm watching from Hyderabad and you're raising valid points. I have completed my graduation and my intimation is under process, but my family members are not allowing me for practice or join a senior just because of the court environment. मिस आसफा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो अभी जैसे मैंने शेयर किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को लॉयर सिर्फ इसी बेस पे कहलवाएं कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, आपके घर वाले नहीं मान रहे, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर में कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपना काम शुरू करें, ऑनलाइन भी काम हो रहा है, बहुत से लॉयर्स काम कर रहे हैं। फेसबुक पे देखें, टिकटॉक पे देखें, आपको हर जगह लॉयर्स मिलेंगे। जो चीज़ आप पढ़ रही हैं, आप उसको आगे कन्वे कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, ठीक है? इसका भी मैं आपको प्रोसीजर पूरा बताऊँगी, हमारे साथ रहिएगा एआई के टॉपिक में। वहाँ पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप स्टैंड ले सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जब वो दौर 1869 जब मीडिया नहीं था, तब भी तो औरतों ने काम किए हैं ना। तो अब क्या है? अब तो 2025 है, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी और हम इस बारे में डिस्कस भी करेंगे और मुशाशबा आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सिर्फ कोर्ट में जाकर प्रेज़ेंट करना ही एडवोकेसी नहीं है, ठीक है? इनके अलावा अगर कोई आप में से क्वेश्चन करना चाहे, कोई शेयर करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप में से किसी को ये प्रेज़ेंटेशन चाहिए, तो आप एडमिन से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे ये प्रेज़ेंटेशन ले सकते हैं और हाँ, जिनके घर वाले नहीं मान रहे वो इस लेक्चर को जब ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, तो ऊँची आवाज़ से चलाइएगा। हो सकता है किसी का दिल नरम पड़ जाए। ठीक हो गया? तो कोशिश करें, लड़ाई झगड़े से बेटा कुछ नहीं होता। लड़ाई झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से चीज़ें खराब होती हैं क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको बहस, आर्ग्यूमेंट्स और बदतमीज़ी में फ़र्क नहीं पता। ठीक है? तो सबसे पहले इसका फ़र्क देखें कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बदतमीज़ी क्या है और बहस क्या है। उस पे जब आप खुद वर्कआउट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऊँची आवाज़ करने से चीज़ें सच नहीं हो जाती। ठीक है? तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सेशन को फिर एंड करते हैं। और अगर अभी भी किसी ने कुछ शेयर करना है, हमारे पास 6 टू 7 मिनट्स हैं। आप शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो आप एडमिन से नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। हेलो? I have a question. जी, जी, कहिए प्लीज़। I am a student of law and I'm हाँ, from Multan. हुँ, हुँ।
एक्चुअली मेरा अभी दूसरा साल स्टार्ट हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम किस साल से जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें? वैसे मेरे फादर लॉयर हैं, माय सिस्टर ठीक इज़ है, ऑल्सो लॉयर। ठीक है, तो हम किस साल से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें? क्योंकि लास्ट टाइम पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस हुए और लास्ट ईयर भी दिसंबर में जो इलेक्शंस हुए थे, मैं उनमें जाती रही हूँ। कचहरी का माहौल काफ़ी जो है वो कह सकते हैं एक तरह से मर्दाना है, बहुत ही बिल्कुल, ज़्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। बिल्कुल। तो जो है वो हम किस अभी हम इस टाइम से मुझे लगता है अगर हम अब जाना शुरू करें कचहरी लाइक समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशंस में, तो शायद हमें इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि मेल सोसाइटी को किस तरह से हमने फेस करना है। ठीक हो गया, क्योंकि बेटा अभी आप सेकंड ईयर में हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डेली बेसिस पे कचहरी या विंटर और समर में कचहरी जाने के बजाय डेफ़िनेटली आपके फादर लॉयर हैं, तो उनका इवनिंग ऑफ़िस होगा, हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप इवनिंग ऑफ़िस में जाना शुरू करें। वहाँ से ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने मर्दों से कैसे डील करना है, मैंने औरतों से कैसे डील करना है, मैंने फ़ाइल को कैसे रीड करना है, ठीक है? जब ये चीज़ें हुँ, आप सीखते जाओगे, तो अगले जो 2 साल या 3 साल आपके पास रह गए हैं, उनमें जब आप बाद में जाकर बैठोगे एलएलबी की डिग्री लेकर, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ, मैम ने ऐसे कहा था। और आज मैं उस जगह पे खड़ी हूँ, जहाँ पे मेरे साथ आने वाले 5 साल बाद खड़े होंगे। ओके, थैंक यू। आप फाइल प्रिपेयर करें, आप अपने फादर के साथ जाके बैठें, उनको डील करते हुए देखें कि वो क्लाइंट्स को कैसे डील कर रहे हैं, वो क्रिमिनल्स को कैसे डील कर रहे हैं, वो सिविल्स में कैसे डील कर रहे हैं, वो टैक्स में कैसे डील कर रहे हैं या वो जो फैमिली केसेज़ हैं, उनमें कैसे डील कर रहे हैं। जब आपको ओके, डीलिंग आ जाएगी, तो फिर आपके लिए फिर ये औरत और मर्दाना जो माहौल है ना, इसमें एडजस्ट करना ईज़ी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके जी। How can young women lawyers position themselves for leadership roles in a male-dominated legal system? ये आई थिंक लारेब का ही है। तो इसमें मैं बात कर चुकी हूँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आपने कैसे चलना है, लीडरशिप क्वालिटी में कैसे लेके आना है। छोटी-छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। इलेक्शंस कैम्पेन्स हो रही होती हैं, उनमें फ्रंट फुट पे रहें। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो फ्रंट फुट पे नहीं रहती, जैसे मैं भी फ्रंट फुट पे रहने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैं भी नहीं जाती फ्रंट फुट पे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बैक फुट पे रह के बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो जिन लोगों को फ्रंट फुट पे आने का शौक है, माइक के सामने, कैमरे के सामने आने का शौक है, नो डाउट हम लोग भी कैमरे के सामने आते हैं, माइक पे भी आते हैं, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत महसूस होती है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अ मतलब ऐसा होता है ना कि दूसरे से भी माइक छीन के बोलना शुरू कर देते हैं, जिनको बोलने का बहुत क्रेज़ होता है। तो वो लोग भी मौजूद होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए आपको बहुत ही सब्र-तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है। अपनी बात को मनवाने के लिए आपको लॉजिकल रीज़न्स देने पड़ते हैं, ठीक है? तो जब आप लॉजिकल रीज़न्स देंगे, अपनी बात को मनवाएँगे, अपनी एक पावर बनाएँगे, पावर ऐसे ही बन सकती है, लड़ाई-झगड़े से नहीं बन सकती। और वुकला के प्रोफ़ेशन में जब आपने अपने आप को फ्रंट फुट पर लेकर आना है, तो आपको एक-दूसरे के साथ चलना आना चाहिए, ठीक है? एक-दूसरे को साथ लेके चलना आना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में या बार इलेक्शंस में, तो उनके पीछे हज़ारों की तादाद में वुकला होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। उनको मसलों को हल करना आता है। वो डिफरेंट तरीके के साथ उन मसाइल को हल भी करते हैं। एक वो आदमी जो बहुत ही लड़ाई झगड़े वाला हो, उसको भी डील करते हैं और एक वो आदमी जो अपनी वॉइस रेज़ नहीं कर पाता, वो उसको भी डील करते हैं। तो जब दोनों को वो डील कर रहे हैं, तो हज़ारों की तादाद में हम वुकला उन लोगों को वोट देते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। तो अगर आप लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आना चाहती हैं, तो उन लेडी लॉयर्स को देखें जो अभी काम कर रही हैं, ठीक है? मैंने जिन लेडी लॉयर्स का नाम मैंने आज सेशन में लिया, आप उनकी हिस्ट्री को सर्च करिएगा, उनकी लीडर क्वालिटीज़ देखिएगा कि उनमें कौन-सी क्वालिटीज़ थी जो आप में होनी चाहिए एज़ लीडर। तो आप अपनी और उनकी क्वालिटीज़ को कंपैरिज़न करेंगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी और आप जिस भी बार कौंसल से हैं, वहाँ पर अपने आप को रख कर देखिएगा कि वहाँ पर अभी जो लेडी लॉयर मौजूद हैं, उनके मुकाबले में आप क्या कर रही हैं।
ठीक है? तो एक-दूसरे से हसद करने की बजाय, जलन करने की बजाय अगर आप चेन बना के चलेंगे, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हसद और जलन में कुछ नहीं रखा हुआ। हमारी बहुत सी ऐसी लेडी लॉयर्स देखी जाती हैं जिनमें बहुत जलन और हसद एंड ऑल ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन वो चीज़ें फेस टू फेस जब वो बैठती हैं तो वो चाय पी रही होती हैं। उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करती। वो सिर्फ़ उस वक़्त होती है जब आप पार्टी के लिए खड़े होते हैं, जब आप इलेक्शंस में खड़े होते हैं। बाद में सारे वकील बैठ के चाय पी रहे होते हैं, ठीक है? तो वकीलों का काम ही नहीं है आपस में लड़ने का। हमारे सीनियर ने हमें सिखाया था कि जब भी आप किसी केस में प्रेज़ेंट कर रहे हैं या केस में पेश हो रहे हैं, तो दूसरे वकील के साथ बेटा आपने नहीं लड़ना, क्योंकि आपकी लड़ाई वकील के साथ नहीं होती। आपकी लड़ाई सच और झूठ के साथ होती है। आपकी लड़ाई क्लाइंट के साथ नहीं होती। दूसरा आपके सामने जो क्लाइंट मौजूद है, आपकी लड़ाई उसके साथ नहीं है। आपकी लड़ाई उस किए गए काम के साथ है जो या तो गलत है जो या तो सही है। ठीक है? वकील के साथ लड़ना, क्लाइंट के साथ लड़ना एक लॉयर के लिए अच्छी बात नहीं है और मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए। हमारा टाइम अब खत्म होता है 1 आधा मिनट है। तो थैंक यू सो मच पाकिस्तान लॉयर्स लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट कराची में आज आपने जो सेशन लिया उसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसको दोबारा सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।